मजा गया। यकीन करो मलका जिसले दिया सेगमेंट च आके बैठी है तोतले दा दिल कहूं महूं कहूं महूं कहूं महूं कर। ये तो श्याम भाई क्या है बात है, आज से गैस मंगवाते आप ईमान से बस यकीन करें बस खुश हो गए हम। एक बहुत अच्छा मंगवाते हैं, दूसरा बहुत बकवास बनाते हैं। जब ये एक बंदा कौन है मुझे ये तो बताया। अबे मैं बारात लेकर आ गया हूँ तेरे घर में। अबे ये कौन है ये? अबे तू मुझसे कत्ल हो जाएगा। ईमान से मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं मामूली आदमी नहीं हूँ। मारवी है मामूली, तू मूली आदमी है। चुंडी ध्यान भाई परले पास। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया। हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेज कितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, और करते चले आ रहे हैं। वो यही कहते हैं कि इस वबा से एहतियात करें, बचें। कोरोना की वबा अभी ख़त्म नहीं हुई। हमें मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, बार बार सैनिटाइज़र लगाना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बुरी चीज़ है कि इससे एहतियात करेंगे तो हम भी महफूज हैं, हमारे घर वाले भी महफूज रहेंगे, हमारे मुल्क के लोग महफूज रहेंगे। कोरोना से बचने के लिए महदूद रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं नेशनल इश्यूज की और इंटरनेशनल इश्यूज पर हम डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीडीएम जलसे के हवाले से। पीडीएम ने तो जलसा कर दिया। अपोजिशन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जलसा बहुत कामयाब रहा, और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जलसा बुरी तरह फ्लॉप हुआ और यह फ्लॉप तरीन शो था। तो इसी वाले से हम बात करेंगे पीडीएम जलसे के बाद। पीडीएम के हवाले से जो 11 सियासी जमातें हैं उनका अगला लायामल क्या होगा। जो अगला लायामल उन्होंने जो बताया है, उनका कहना है कि 31 जनवरी तक हुकूमत इस्तीफे दे, नहीं तो लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। तो नाज़रीन, इसी पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है ये किस तरफ जा रही है। तो नाज़रीन, आज जैसा कि आज मंगल है, तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो हमारे पैनल हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे लाइन पर। तो सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब वो हमारे साथ होंगे। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन और एनालिस्ट जैन खान साहब, और इसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे मलिक आफ्ताब साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। उनसे उनकी राय लेंगे, वो क्या समझते हैं, वो क्या कहेंगे। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत हो रही है, तो पीडीएम की जानिब से सबसे पहले अपोजिशन जमातों की जानिब से ये दावा किया गया कि वो इस्तीफे देंगे, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि वो हुकूमत से इस्तीफे लेंगे। इसी पर ही हम बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, इनसे हम बात करते हैं। आरिफ भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीडीएम ने इतवार को जलसा किया, मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की जानिब से कहा गया 8 से 13 दिसंबर को आर होगा या पार। आप क्या कहेंगे पीडीएम के इस जलसे के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका और आपकी तमाम टीम का, और आपके नाज़रीन को मैं सलाम करता हूँ जी। जी। असल में ईद भाई ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं जी जी, और इनसे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करे जी। ये साबका द्वार के जितने भी हुक्मरान रखे हुए हैं सुगत जी जी, उनके दौर में जितने भी बुर्द करने वाले, खुशबदी से माल कमाने वाले, पैसा बनाने वाले, वो तमाम का तमाम टोला किसी न किसी तरीके से अवाम में इसकी मकबूलियत आता है जी, वो उसका टैक्स इस्तेमाल करता है। तो देखिए कि पहले 8 दिसंबर को खुशखबरी सुनेंगे उसके लिए खुशखबरी यही है, उसको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, उसके बुनियादी हकूक मिल जाए जी। लेकिन उसके बाद ये खुशखबरी ट्रांसफर होगी तो 13 तारीख को सुनाई जाएगी, एक तारीख होगी और चुटकी मार के जो हुकूमत को निकाल के फाइट करेंगे। अच्छा, वो 13 तारीख मकसद कामयाब हुआ या नाकाम हो जी। तो जो बेहतरीन जज जो आप हैं और आपकी नाज़रीन जो आपकी ऑडियंस है वो है,
हुक्मरानी करने वाले अब ये बताएं कि चंद हजार अफराद इकट्ठे करके तो क्या टारगेट होगा उनका, अवाम में क्या मकबूलियत होगी? अगर उनको जिन्होंने यहाँ पर माफवाइलों ने लाहौरियों को यहाँ पर जो मेहमान आए थे उनको सारा उन्होंने उसमें अपनी शराकतदारी की है, जो यहाँ पर तवज्जो फैलाना चाहते हैं, नफरतें फैलाना चाहते हैं, इस रियासत में इंतशार फैलाना चाहते हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं, खदशात फैलाना चाहते हैं और उन बैरूनी कुव्वतों के झंडे को तकवीयत देना चाहते हैं। देखें ये इत्तेफाक है या पता नहीं इसके पीछे क्या, मैं कोई कहना तो नहीं चाहता। जब जब यहाँ पर जलसे होते हैं, एहतजाज होता है, आपकी एलओसी के ऊपर भारत मुताबिक होना शुरू हो बिल्कुल बिल्कुल एलओसी पर भारत की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग की जाती है, उस हवाले से कोई भी अपोजिशन की जानिब किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आता। अगर इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो इनको इस बारे में सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए, बजाय यहाँ पर अवाम को ये इंतजार की तरफ लेके जाए, किसी को लाहौरी का होने का ताना दे। अरे भाई साम्राज्य कुव्वतों के साथ वही ज्यादातर थे जिनके बावजूद उनकी फौज में हिस्सेदार थे, जो उनसे मालो मता कमाने के लिए अपने लोगों का सौदा किया करते थे, आज भी कर रहे हैं। आरिफ साहब, ये पीडीएम का जलसा हुआ इतवार के हवाले से 11 सियासी जमातें बिल्कुल इकट्ठी थी। सियासी जमातों की जानिब से बड़ा दावा किया जा रहा था कि पब्लिक इकट्ठी होगी, लाखों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे। आपने जलसा भी देखा होगा, आपने बाकायदा तौर पर कवरेज भी देखी होगी। आप मुझे ये बताइएगा 11 सियासी जमातें, उनमें से 3 बड़ी जमातों का मैं जिक्र करता हूं या 4 जमातें हम उसमें ले लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है। अब आप क्या समझते हैं ये तीनों पार्टीज के हवाले से जो जियाले आए या उनके वो जो हामी है, आपकी नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामी ज्यादा थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ज्यादा थे या कि दीगर जमातों के ज्यादा थे? इसमें बेचारे जो भूख के तड़प रहे थे, जो अपने पेट के गुलाम है बेचारे, जिनको ये लेकर आए थे कुछ न कुछ पैसे देकर, इनको यही तो सियासत आती है। इन्होंने फ्लाट क्यों फैलाया हुआ है? इसलिए तो उन्होंने फ्लाट फैलाया है कि यहाँ पर हम अपनी तमाशागिरी के लिए लोगों को एक वक्त का खाना देकर थोड़े थोड़े पैसे देकर अपने जलसों में लेकर आएंगे। वही हमने देखा, वही। अब मुझे एक आपने 11 जमातों का जिक्र किया, ये सारे की सारी जमातें किसी न किसी तरीके से यहाँ पर इक़्तिदार में शराकत डाल रही है, हिस्सेदार रही है और 4 दहाइयों तक रही है। अच्छा, उनकी पूरी ताल्लुक तो ये होना चाहिए था कि पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाता, हर गली हर मोहल्ले से यहाँ पर लोग निकल कर सदकेवारी होते हैं और झंडा उठा के कहते कि आपने हमारे लिए इस हद तक काम किया है, हमें इतना प्रबंधन किया है, इतना क्रिमिनलाइज किया है, हम आपके लिए एक गली मोहल्ले से निकल कर जलसा तक पहुंचेंगे। लेकिन लाहौर में जो जिंदगी थी वो तो एज यूजुअल थी, जिस तरह इतवार के रोज होती है आम सड़कों पर, उसी तरह ट्रैफिक रवाना थी। अंजूर शहर की भी हस्ती थी जहाँ पर ये जलसा गाह बना था, उसके करीब एक शहर मौजूद है लाखों की आबादी है, जहाँ पर ये सियासत करते आ रहे हैं, जहाँ पर इनका पूरा होल्ड है, वहां पर लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। कोई आप मुझे बता दें कोई बड़ा ऐसा जत्था या ऐसा लोगों का इज्तिमा जो शहर के किसी तरह से गुजर निकल कर जलसा गाह तक पहुंचा हो, कोई बता दे मुझे। अब मैं साहब दूसरी बात ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो गढ़ है वो सिर्फ लाहौर ही है। लाहौर से इनके तकरीबन एमपीज की तादाद देख लें, एमएनएज की तादाद देख लें, अगर एक एमपी या एक एमएनए के पास अगर टारगेट दिया जाता तो आप नहीं समझते ये तादाद 1 लाख से इजीली तजावुज कर सकती थी? देखिए, मैंने आपको बताया कि बाकी तादाद तो शहर से बाहर आएगी ना, उसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लोगों को कोई थोड़ा सा अकोमोडेट करना चाहिए। जहां पर इन्होंने 40 साल हुक्मरानी की है जून शहर के अंदर, वहां पर लाखों को मिलियंस के हिसाब से वहां पर लोग रहते हैं। क्या वहां से 1.5-2 लाख निकलकर लोग अगर इनके वो काम से मुतमिल होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, अगर वो इनकी पॉलिसियों से यहाँ पर काम किया होता तो क्या वहां से लोग निकलकर बाय फुट अपने पैरों में चलकर जलसा गाह नहीं आ सकते थे? आरिफ साहब, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी कंसेंसस आपको मैं बता दूं, अगर सिर्फ हम पूरे पाकिस्तान की जब आबादी की बात करते हैं हम उसको एक साइड पर रख देते हैं, लेकिन जब हम लाहौर की सिर्फ हम बात करते हैं, लाहौर की आबादी ही 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के लगभग लाहौर की आबादी है। अगर ये 1% भी सिर्फ लाहौर की आबादी अगर निकलती पीडीएम की एक आवाज पर तो 1 लाख से ज्यादा अफराद बाआसानी जमा हो सकते थे।
मैं वही अगर ये 1% अपराध मंदरूर शहर से निकाल लेते तो 10,000 अपराध वहां से निकल सकते थे, 15-20 हजार अपराध वहीं से निकल सकते थे। जी हाँ। यकीन कर लेंगे 1%। बाकी जो शहर से मैंने कहा आपको कहा ना कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला है ना, नहीं आ सके लोग, ठंड थी, और शहर के ऊपर जिन्होंने यहाँ पर इन्होंने 40 साल हुक्मरानी की है शहर के अंदर, मंदरूर शहर के अंदर, आज भी इनका एमपी वहां पर मौजूद है, एमएनए वहां पर मौजूद है, हमजा साहब का हल्का है, वो शहबाज सिंह साहब का हल्का है, वो नवाज शरीफ साहब वहां से इलेक्शन लड़े हैं। 1% लोग वहां से दूर शहर से निकल रहे हैं तो 15-20 हजार अपराध का जैसा तक पहुंचना जरूरी था, नहीं निकले। और सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो खिताब किया उसमें कहा कि हम तो छीन कर इस्तीफा लेंगे इनसे, हुकूमत से। ये तो पहले इस्तीफा देना चाहते थे, अब क्या हो गया इनको? ये तो सीधे हाथ में पकड़ के बैठे हैं, लेकिन इस्तीफा देना है। अब उसको भी यही कहते थे, ये मकान है, ये मकाना अमल है, ये मुनाफाना अमल है, ये दिखाते कुछ हो रहा है, बताते कुछ हो रहा है। ये खुद अपने जंगल में फंस गए हैं, इनका ही हवा निकल गई है। जो 40 साल का इनका चट्टा बट्टा था वो आज कौम के सामने आ चुका है। इन्होंने क्या किया? देखिए एक बात, इस तो हकीकत है ना, 40 साल में अगर इन्होंने कुछ ना किया होता, लोगों को इस काबुल कर दिया होता, मनोजम ना करते, सिविलाइज ना करते, लेकिन कोई धूप को खत्म कर देते, उनकी हुकूमतों तौकीर के लिए काम करते, तो यकीन कर ले यहाँ पर 2 करोड़ का बजट होता। आरिफ साहब इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर 11 सियासी जमातों की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, जिस तरह अगर निकलते ये अवाम के लिए निकलते, महंगाई के खिलाफ निकलते, महंगाई के खिलाफ अगर ये जहाद करते, अवाम की आवाज के लिए निकलते, तो फिर शायद हालात कुछ और होते हैं। उसके लिए तो फिर प्रैक्टिकली इनके पास हालात नहीं है ना, अगर इन्होंने कुछ किया होता। देखिए बात तो यही है ना कि आपका साहब द्वार में आपके जो जितने भी काम अवाम की फलाह बहबूद के लिए है वो तो मुंह से बोलते हैं। इन्होंने मासवाए कौम के ससाल के अलावा उनका कुछ नहीं किया। आज ये किसी और एजेंडे में है, जिसका एजेंडा ये नहीं है कि ये कौम की बलदस्ती के लिए जंग लेना चाहते हैं। इनका एजेंडा जो है वो अपने मालो मुताब में आके खत्म हो जाता है। इनकी तिजोरियों में पड़ा हुआ जो मान है वो कहते हैं वो बच जाए, वो तमाम। आरिफ साहब अगर यही, मैं आपकी बात से इत्तेफाक, अब अगर यही लोग, अगर यही पीडीएम अगर निकलते अवाम के लिए, महंगाई का जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, अगर सिर्फ 2 चीजों का मैं जिक्र करूंगा, चीनी और आटे का मैं जिक्र करूंगा। चीनी की कीमत 50 से 80 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसी तरह चक्की के आटे की बात की जाए, उसकी भी कीमत तकरीबन 50 रुपए, 40 से 45 रुपए किलो था, लेकिन वो भी अब आटा भी 80 रुपए में किलो में मिल रहा है। देखिए ये भी एक माफिया का काम है। माफिया ने जो पैसा कमाना था वो मखसूस वक्त में कमा लिया। जो मखसूस वक्त उनको मिला था 2, 4, 6 महीने में उन्होंने कौम का वो लहू चूस किया। और ये भी एक ट्रेंड होता है कि आप चीज को पहले ऊपर लेके जाए और उसका तमाम जितना भी प्रॉफिट का मुनाफा आप अपनी तिजोरियों में जमा करवा दें, फिर उसके बाद आप उनके सामने मसीहा बन जाए कि देखें हमने यहाँ पर रिलीफ दिलवा दिया। असल में ये एक बिजनेस सेंस है जिसमें आप कह सकते हैं कि कारोबारी अपराध जो है बशीरा अंदोजी जो करते हैं वो इस दुरानिया में अपने प्रॉफिट को डबल से डबल करके बैठ जाते हैं। बस अब उनके सामने मसीहा बन गए कि जनाब आप ये कीमतें रिड्यूस हो रही है, महंगाई की बात नहीं अपना ईद भाई, ये भी फंडामेंटल राइट की बात है, जी हाँ, फंडामेंटल राइट की बात है, फंडामेंटल राइट की बात है। ये खिलाफ ना दे कौन को उसका हक दे के वास्ते, अल्लाह के लिए। अगर ये आइन की बालादस्ती चाहते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दे। क्यों नहीं करते? ये इनका चेहरा बेनकाब। आरिफ साहब लास्ट में आप मुझे ये बताइएगा, आपकी नजर में 1 लाइन सोल्यूशन क्या होना चाहिए? पीडीएम को क्या आप सजेस्ट करते हैं और हुकूमत को आप क्या सजेस्ट करते हैं? इन दोनों को अब अवाम की फलाह बहबूद के लिए प्रैक्टिकली बैठ जाना चाहिए। अगर ये चाहते हैं यहाँ पर कोई खूनी इनकलाब ना आए, अगर ये हुकूमत और अपोजिशन अपने खेल से बाहर नहीं आएगी तो लोग अपने हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये निकले लोग अपने हुकूक के लिए यहाँ पर आखिरी हद तक जाएंगे। अगर इन्होंने ब्लड रेवोल्यूशन को बचाना है यहाँ पर इस हिस्से को, तो इनको अब कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। ये हुकूमत भी सोच ले, दूसरे नारों से कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली कोई अमल ना हुआ तो फिर लोग अपने हुकूक के लिए निकलेंगे, पाकिस्तान के लिए निकलेंगे। आप ये बात लिख ले, लोग जो है इनके तमाशे देख देखकर थक चुकी है, खुदकशियां कर करके तंग आ चुकी है। भूख अफलास की वजह से वो रोजाना अपने सफेद पोशी को छुपाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि इसके अलावा कि वो अपने हुकूक की बालादस्ती के लिए निकले। मरने से बेहतर है कि अपने हुकूक की बालादस्ती के लिए
यहाँ पर एक अपना भी इंतजार दूर करके लेकर आए। जी मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब सीनियर साफी, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और उनसे सोल्यूशन के हवाले से बात की कि सोल्यूशन ये कि हुकूमत को बड़ा संजीदगी से इस पर अमल पैरा होना पड़ेगा और सोचना होगा। अवाम जिस तरीके से भूख और अफलास की मारी अवाम है, ये अपने हकूक के लिए अगर सड़कों पर निकल आई तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो यहां पर नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जैन खान साहब, सीनियर साफी, एंकर पर्सन भी है, एनालिस्ट भी है। इनसे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे पीडीएम के जलसे जुलूस के हवाले से और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। आप हमारे साथ रहिएगा। ये जो कोरोना वायरस, ये जो सिलसिला चला है, ये बरीनो इंसान पे इम्तिहान आते रहते हैं। ये उस तरह के इम्तिहानों में से एक इम्तिहान था। रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिर है जानते थे कि ये हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इतनी खौफनाक और लंबी जंग लड़ने के मुतहम्मिल हो सकें। सो हम पे ये करम हुआ और अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हर सुनने वाले की ज़िम्मेदारी है, ख़ुद अपने लिए, अपने बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारब, अहले मोहल्ला, अहले शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए मुकम्मल एहतियात से काम लें। हमारी गवर्नमेंट बेशुमार महाज़ों पे लड़ रही है, सो उसको फैसिलिटेट करने के लिए अपने आप को, अपने अहले खाना को, अपने अहबाब को, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मेरी ये ज़ाती अपील है, जितनी एहतियात कर सकें अल्लाह पाक की इस देन का, इस अमानत का, इस ज़िंदगी का आप ख्याल करें। इसी में कौम की ज़िंदगी है, इसी में इस खूबसूरत मुल्क की ज़िंदगी है। मेरा नाम औश फातिमा है और मैंने ये इनिशिएटिव किया था कोविड के दिनों में कि जो भी कोविड इन्फेक्टेड फैमिलीज़ हैं, मैं डेली बेसिस पे जो है उनके लिए खाना बनाकर भेजूंगी। मैंने ये इनिशिएटिव अपनी सेविंग से लिया था और ये वो पैसे थे जो मेरे गार्डियंस ने मेरे फ्यूचर के लिए रखे हुए थे कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में कभी मेरे काम आएंगे। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं कोविड पेशेंट्स को खाना भिजवाऊँ, क्योंकि खाना मैंने खुद बनाना था। मैंने 25 फैमिलीज़ का सोचा था कि मैं डेली बेसिस पे 25 से 30 फैमिलीज़ के लिए खाना बना सकती हूँ, लेकिन डे वन ही जो मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया वो 35 प्लस लोग थे, क्योंकि मैंने लाहौर का कोई रेडियस मेंशन नहीं किया था, मैंने किसी को ना नहीं की और मैंने जिसने मुझे कहा मैंने उनके लिए उसी दिन से खाना भिजवाना शुरू कर दिया। कमाल की बात नहीं है कि एक बच्ची कहती है कि मैंने भूखों को खाना खिलाना है। वो पुलिस का सिपाही है, वो डॉक्टर है, वो पैरामेडिक्स हैं, वो नर्सेज हैं, वो गरीब तबके हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जो भी हैं, लेकिन उनको ये एहसास देना है कि ये जो खाना कोरोना के दिनों में मैं उनको पेश कर रही हूँ ये उनके घर से आया है। इसमें खैरात नहीं है, इसमें मेरी मेहनत की मोहब्बत शामिल है कि मैंने अपना भाई या बुज़ुर्ग समझते हुए ये खाना बनाया कि तुम ड्यूटी दे रहे हो, पुलिस का एक सिपाही है, तो मैं तुम्हें खाना भेज रही हूँ कि तुम्हें याद आए कि कोई बहन तुम्हें याद कर रही है, पर मेरी मोहब्बत का, अकीदत का तोहफा है। अब तक जो है तकरीबन मैं 15,000 के करीब जो है मील्स अपने हाथों से बनाकर जो है लोगों को भिजवा चुकी हूँ। और इस खाने को जो है मैं चैरिटी फूड नहीं कहती, इसको मैं कहती हूँ टोकन ऑफ लव है। ये वो खाना है जो मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे आप अपने किसी प्यारे के लिए बनाते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, पर मैं खाना उनके लिए उसी तरह से, उसी एहतमाम से बनाकर भेजती हूँ जैसे हम वो खाना अपने प्यारों के लिए बनाते हैं। मुआशरों की जो तश्कील होती है वो उसकी बुनियादी इकाई फ़र्द है, तो फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करनी चाहिए। अगर उसके पास वसाइल हैं तो उसको वसाइल शेयर करने चाहिए। अगर वो खुदा न खास्ता ज़रूरतमंद है तो दूसरे अफराद को चाहिए कि वो उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करें।
ग्रोसरी करने के लिए मैं खुद जाती थी। मैं घर में सामान लेकर आना, काटना, बनाना, हर चीज़ मैं खुद करी थी। मैंने अपने पास कोई मेड नहीं रखी, कोई हेल्पर नहीं रखा, इवन कि मैंने किसी को हेल्प के लिए अपने पास नहीं बुलाया कि ये ना हो कि ज़रा सी बेहतियाती की वजह से मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ और मैं इस जिम्मेदारी को निभा ना सकूँ। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, हमें एहतियात का दामन छोड़ना नहीं है। कोविड हो, फ्लड्स हों, बारिशें हों, तूफ़ान हों, फ़र्द को फ़र्द के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। यूँ हम हुकूमत के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे इस पूरे इस पैकेज को और इस मुआशी और समाजी बेहतरी के अमल को। लाहौर से बहुत से ऐसे एरियाज़ थे जो काफ़ी दूर दूर थे, मैं वहाँ तक खाना भिजवाती रही हूँ। मैंने उसके लिए राइडर्स हायर किए थे, वो लोग हायर किए थे जिनकी पेंडेमिक्स में जॉब्स चली गई थी, तो मुझे था कि मैं उनके को भी किसी तरह से हेल्प आउट कर सकूँ। किसी भी ऐसे हालात में, या चाहे वो ज़मीनी आफात हों, आसमानी आफात हों, कोई भी ऐसी सूरत जब है आपको लगता है कि दूसरों को आपकी ज़रूरत है, तो घर में डेली बेसिस पे खाना बनता तो है। तो अगर हम इसी तरह से 2 डब्बे या 3 से 4 डब्बे एक्स्ट्रा बनाकर लोगों को भेजना शुरू कर दें, उनकी मदद करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और हम बहुत से लोगों के काम आ सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह ब्रेक पर जाने से कबल मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे पीडीएम के जलसे जुलूस के हवाले से। पीडीएम का इतवार को जो जलसा वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर इसको फ्लॉप तरीन शो करार दिया। तो इससे कबल आरिफ भट्ट साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा था महंगाई के हवाले से जब बात हुई, चीनी और आटे की कीमतों के हवाले से बात हुई, तो उनका कहना यह था कि एक माफिया इस तरीके से छाया हुआ है कि माफिया के खिलाफ एक क्रैकडाउन होना चाहिए, जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा तो ही तमाम तर चीजों की, अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। तो इसी तरह बात करते हैं जैन खान साहब से, सीनियर सहाफी, एंकर पर्सन, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो पीडीएम के जलसे के हवाले से आप क्या कहेंगे? हुकूमत की जानिब से यह कहा गया कि जलसा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप शो था, जबकि अपोजिशन की 11 सियासी जमातें, पीडीएम का कहना है कि जलसा कामयाब तरीन जलसों में से एक जलसा था। आप क्या कहेंगे? आप अगर इस जलसे को इंडिपेंडेंटली भी ऑब्जर्व करते हैं और आप बाकी भी जितने भी न्यूट्रल एनालिस्ट हैं उनको देखते हैं, तो सबका इस पे कंसेंसस है कि जलसा उतना कामयाब नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। ना तो वो टर्नआउट हुई है, ना तो वो क्राउड था। आगे बढ़ते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। देखिए, अगर तो ये जलसा एक बहुत बड़ा जलसा होता है, जैसे इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका जो जलसा हुआ था 2011 में, एग्जैक्टली अगर उतना बड़ा जलसा हो जाता तो हुकूमत की टोन ही बदल जाती और इस वक्त मामला कुछ और होते और हम इस वक्त कुछ और डिस्कस कर रहे होते। जी जी, मगर वो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वही बदल गया, क्योंकि हुकूमत के ऊपर से प्रेशर बहुत हद तक उतर गया है लाहौर के टर्नआउट से। क्योंकि जो पीडीएम की जो जमातें थी 11, वो बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा चीजें बिल्डअप कर रही थी कि लाहौर का जलसा लोग देखेंगे। जी जी, तो मेरा ख्याल है, मेरा जाती ये ओपिनियन है और राय है जी, कि बहुत हद तक जो प्रेशर है वो हुकूमत से उतर गया। अभी भी खान साहब के पास टाइम है कि वो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए और पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी पे काम करें, हालात बेहतर करें आम इंसान के लिए, ताकि लोग खुद ही इनके जलसों पे ना जाएं और हुकूमत से और प्रेशर निकले। अगर तो अगला जलसा जो भी पीडीएम का जो प्लान है लॉन्ग मार्च का, उसके अंदर टर्नआउट ज्यादा हो गया, या कोई इनकी जो अगली जो प्रोटेस्ट है या धरना है उसमें टर्नआउट ज्यादा हो गया, तो दोबारा फिर प्रेशर पड़ जाएगा हुकूमत पे। तो इस वक्त हुकूमत को बहुत सोच समझ के और बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स लेने होंगे। अच्छा, यहाँ पर जैन खान साहब बताइएगा कि अब ये जो जलसा था, अब जलसे से पहले तो दावा किया जा रहा था पीडीएम की जानिब से बहुत बड़ा जलसा होगा। अगर लाहौर की, जिस समय आरिफ भट्ट साहब से मैंने जिक्र किया था कि लाहौर की सिर्फ अगर आबादी की सिर्फ हम बात करते हैं, लाहौर की आबादी
कम से कम तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान है। अगर लाहौर में अगर 1.2%, 1% अगर लाहौर से लाहौरी ही अगर शिरकत कर लेते तो ये बहुत बड़ा प्रेशर पड़ सकता था हुकूमत पर। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बहुत से तजियाकार कह रही है कि जी सर्दी थी और पता नहीं कोरोना वायरस था, उनको भी ले लेते, मगर सबसे बड़ा जो इसका जो मसला था ना, वो ये था कि अभी तक पीडीएम ने अपना जो नैरेटिव है उसको क्लियर नहीं किया। यानी कि वो किस लिए ये सब कर रहे हैं? क्या वो इमरान खान को हटाने के लिए कर रहे हैं? क्या वो अवाम के लिए कर रहे हैं? महंगाई के लिए कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर जो महंगाई का आपने जिक्र किया, महंगाई को तो हम इसको बलाए ताक रख लेते हैं, क्योंकि पीडीएम के मंशूर में ये महंगाई का तो लफ्ज शामिल ही नहीं है। अगर ये अवाम की कॉज के लिए निकलते हैं फिर तो शायद अवाम इनके शाना बिशाना खड़ी होती, क्योंकि महंगाई के हवाले से इनका ये एजेंडा ही नहीं है। बिल्कुल, आपने ये सही फरमाया, और इसी को मैं कह रहा हूं कि अपना नैरेटिव तो पहले ये चुन ले। कभी ये कहते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर को उठाना है, कभी ये कहते हैं कि हम महंगाई के लिए कर रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि हम पता नहीं कि किसी और चीज। तो इनको अपना नैरेटिव भी इन्होंने इतनी देर, ये तो जितने भी नवाज शरीफ साहब कुछ और बोल रहे होते हैं, उनकी तो समझ नहीं लगती कि वो क्या फरमा रहे हैं। तो मसला है कि इनको पहले एक चीज तो चुननी होगी ना, कि हम सब इस चीज की वजह से यूनाइट हुए हैं 11 जमात में, और हमारा ये नैरेटिव है। मेरा ख्याल है कि अगर ये नैरेटिव अवाम के लिए चुना है, महंगाई के लिए चुने, तो फिर अवाम लाहौर की गेम चलती, फिर हमें टर्न आउट नहीं नजर आता। अच्छा सर, ये लाहौर का ही आपने जिक्र किया, लाहौर से मैं आपसे बात करूंगा। अब लाहौर ये निकले ही नहीं, हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये लाहौर गढ़ समझा जाता है, और उस तादाद में जो लाहौरियों को आना चाहिए था वो नहीं है। आपकी नजर में इसकी क्या रीजन हो सकती है? मेरी नजर में यही रीजन है कि उनको अभी तक अवाम को सही तरह समझ नहीं आ रही कि ये किस वजह से कॉल दी जा रही है, क्यों कॉल दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ये महंगाई रखते, अवामी को मसाइल रखते और उन्हीं को बुनियाद बना के ये प्रोटेस्ट करते तो टर्नआउट ज्यादा होना था। नैरेटिव क्लियर नहीं है, अवाम को समझ नहीं आ रही, अवाम अपने ही मसाइलों में पिसी जा रही है, और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्यों निकले। उनको जब पता चलेगा कि क्यों निकले, देखिए अवाम ये इंटरेस्ट में नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा हटे या स्टे करे। आप अंडरस्टैंड करें, जो आम अवाम है उनको महंगाई से ताल्लुक है, इकोनॉमी से ताल्लुक है, बेरोजगारी से उनका ताल्लुक है। एग्जैक्टली, भूख और अफलास की मारी अवाम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और इस वक्त आप देखें ना कि पेट्रोल फिर 5 रुपए महंगा हो गया है, यहाँ 4 रुपए महंगा हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो मसला ये है कि कुछ और मसाइल हैं अवाम के, जो अवाम की इस दुखती हुई रग पे हाथ रखेगा उसके लिए अवाम निकलेगी। जो इस तरह की बातें करेगा कि जी हो गया, वो हो गया, हमें क्यों निकाला, तो ये अवाम डज नॉट केयर अबाउट दिस। बिल्कुल, दे हैव द कंसर्न विद इन्फ्लेशन के महंगाई कम होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि लाहौर के टर्नआउट के बाद खान साहब के पास बकायदा एक चांस मिला है, वक्त मिल गया उनको कि वो अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, वो अपनी दोबारा रीथिंक करें कि वो कहां उनकी हुकूमत इकोनॉमिकली गलत जा रही है या सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। उनके पास काफी टाइम मिल गया है कि वो दोबारा रीब्रांड करें अपने, और संजीदगी से तमाम तर मामलात को देखना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जहां तारीफ करनी होती है खान साहब की हुकूमत की तारीफ करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, से उतारने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर लोकल इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, मगर है खुदारा आम आवाम के लिए भी हुकूमत को सोचना चाहिए। लोकल इकोनॉमी और जो लोकल लेवल तक जो इकोनॉमी होती है इनको बेहतर करना चाहिए। इसके लिए भी कोई बजट और कोई प्लान लेके आए, और इनके लिए भी कोई हिकमत अमली लेके आए ताकि इकोनॉमी बेहतर हो आम आवाम के लिए। लेकिन देखिए ज़ैन खान साहब, आम आवाम को रिलीफ कैसे मिल सकता है जब कीमतों की अगर बात करते हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों की जब हम बात करते हैं, महंगाई के तनाजुर को देखा जाए तो महंगाई में कम से कम 100% इजाफा हो चुका है। इसी तरह ब्रेक पर जाने से कभी मैं जिक्र कर रहा था चीनी की कीमत के हवाले से, 50 रुपए से अब चीनी तकरीबन 100 तक पहुंची है, वो तो 80-81 रुपए में मार्केट में फरोख्त हो रही है। चक्की के आटे की बात की जाए जो किसी वक्त में
35-40 रुपए 45 रुपए किलो हुआ करता था, लेकिन वो भी अब 80 रुपए किलो में दस्तयाब है। तो इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, इसके जिम्मेदार बहुत सी चीजें हैं। एक तो डॉलर की प्राइस इनको बेहतर करनी होगी, ठीक है, वो जिस तरीके से भी होती नहीं है। वो देखें, पाकिस्तान अगर ज़राई एतबार से देखा जाए, पाकिस्तान एग्रीकल्चर एतबार से पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी एक्सपोर्ट ही ये एग्रीकल्चर पर है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं बाकी चीजों को भी लेके आ रहा हूं ना, जी। डॉलर को, फिर पेट्रोल को, फिर उसके बाद आप जो चीनी और गंदम की बात कर रहे हैं, उसमें मैं अगर भट्ट साहब की बाकी चीजों से इख्तलाफ करता हूं, इस चीज से आपने जैसे फरमाया मैं इत्तेफाक करता हूं कि जो इस वक्त जो इन चीजों को ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो माफियाज हैं, जो इनकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इनके ऊपर भी गिरफ्त होनी चाहिए, ताकि हमारी जो चीजें जो यहाँ पे ही पैदा होती हैं, जिसमें शुगर है, गंदम है, उनकी प्राइसेस भी नीचे जाए। मगर खुदारा ये चीजें आइसोलेटेड नहीं होंगी। ये नहीं होगा कि पेट्रोल की कीमत आपने 200 रुपए ज्यादा कर दी है और डॉलर की कीमत डबल हो गई है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि चीनी भी सस्ती हो रही है और गंदम भी सस्ती हो रही है। इन लोगों पे, फैक्ट्री ओनर्स पे सख्ती करके ये ऐसे ही होगा कि जब डॉलर सस्ता होगा, जब पेट्रोल सस्ता होगा, तो फिर आहिस्ता सब चीजें सस्ती होंगी, ये चीजें भी सस्ती होंगी। आप बबल में चीजों को नहीं ले सकते, अकेले चीजों को नहीं देख सकते, आपने सब चीजों को मिला के देखना होता है। तो जब सब चीजें सस्ती होंगी तो ये चीजें भी सस्ती होंगी। ज़हर खान साहब, आखिर में आप बताइएगा कि किस तरह इन चीजों पर काबू पाया जा सकता है, और सेकेंडली जितने भी हुक्मरान है, खा वो उनका ताल्लुक आप ये भी कह सकते हैं अपोजिशन से जिनका उनका ताल्लुक है या वो बरसरे इख्तदार हैं, अब जिस तरीके से मुल्क तबाही के दहाने पर जा रहा है, आप क्या समझते हैं इनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए और किस तरीके से हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और अपोजिशन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए इमाम साहब, मैं आपको अगर इकोनॉमी में जाऊं ना तो बड़ी फिर टेक्निकल गुफ्तगू हो सकती है। अगर मैं आसान अल्फाजों में समझाऊं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर एक बंदा खोखा बनाना चाहता है तो उसको इस चीज की आसानी फराहम की जानी चाहिए गवर्नमेंट लेवल की तरफ से कि आप खोलें, आप बनाएं। अगर कोई दुकान खोलना चाहता है तो उसके लिए भी आसानी होनी चाहिए। अगर कोई मिडिल स्केल बिजनेस खोलना चाहता है तो उसके लिए भी आसानी होनी चाहिए। प्लॉट्स, प्रॉपर्टी, इस बिजनेस के अंदर भी आसानी होनी चाहिए। फिर आपकी जो गाड़ियों का कारोबार है उसके अंदर भी आसानी होनी चाहिए। जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं, जिस तरह शालनी है, हॉल रोड है, बदामी बाग है, इस तरह के जो लोकल मार्केट हैं, उनमें जो ताजर हैं उनको भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनको आसानी फराम की जानी चाहिए हुकूमती लेवल पे कि वो कारोबार खुल के करें, आराम से करें, बगैर टेंशन के करें। जब इनके कारोबार चलेंगे तो पैसा सर्कुलेट होता है मार्केट के अंदर, और जब पैसा सर्कुलेट होता है आसानी से मार्केट के अंदर, तो फिर उसके बाद जॉब्स क्रिएट होती हैं, पैसा नीचे तक आता है, आम आवाम तक आता है, गरीब तक आता है, और फिर आपकी जो लोकल इकोनॉमी होती है वो फ्लरिश करती है। वो डेफिनेटली बिल्कुल लोकल इकोनॉमी इंप्रूव करती है। तो बिल्कुल इस तरह बहुत शुक्रिया ज़हर खान साहब। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जी बताइएगा। आप रूस को देखें, पूरी दुनिया की सैंक्शंस रूस पे लगी हुई है, मगर उसका आम आवाम किस तरह फ्लरिश करता है। उसकी हुकूमत पे तो प्रेशर होता है मगर आवाम पे प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है। किस तरह नहीं है कि उनकी जो लोकल इकोनॉमी है वो इकोनॉमी पे उनके लोग चलते हैं, और उनकी लोकल इकोनॉमी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये बाकी चीजें आसानी है, हुकूमत ने आसानियां दी हुई है। इस तरह आप ईरान को देख लें, ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस हैं, मगर क्या उनकी जो आम आवाम है उस पर इतना लोड नहीं आता। आजकल तो बहुत है। जी ज़हर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मौकफ आ गया। ज़हर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कॉटेज इंडस्ट्री का जिक्र किया, लोकल इंडस्ट्री का जिक्र किया, और खास तौर पर लोकल बिजनेस को इंप्रूव करना चाहिए। इससे ऑब्वियसली कारोबार जिंदगी बेहतर होगा, आम आदमी खुशहाल होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मलिक आफ्ताब साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। उनसे उनकी राय लेंगे कि वो पीडीएम के जलसे के हवाले से क्या कहें और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे। आप हमारे साथ रहिए।
मौज फातिमा है और मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कोविड के दिनों में कि जो भी कोविड इन्फेक्टेड फैमिलीज हैं मैं डेली बेसिस पे जो है उनके लिए खाना बनाकर भेजूंगी। मैंने 25 फैमिलीज का सोचा था कि मैं 25 से 30 फैमिलीज के लिए खाना बना सकती हूँ, लेकिन डे 1 ही जो मुझे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया वो 35 प्लस लोग थे, क्योंकि मैंने लाहौर का कोई रेडियस मेंशन नहीं किया था। अब तक जो है तकरीबन मैं 15,000 के करीब जो है मील्स अपने हाथों से बनाकर जो है लोगों को भिजवा चुकी हूँ। और इस खाने को जो है मैं चैरिटी फूड नहीं कहती, वो खाना है जो मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे आप अपने किसी प्यारे के लिए बनाते हैं। हर चीज़ मैं खुद करी थी, मैंने अपने पास कोई मेड नहीं रखी कि ये ना हो कि ज़रा सी बेहतियाती की वजह से मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ और मैं इस जिम्मेदारी को निभा ना सकूँ। तेरे लाहौर से स्टार्ट किया था, इसके अलावा मैं शादरा में खाना भिजवाती रही, पत्तोकी में खाना जाता रहा, कसूर में खाना जाता रहा। मैंने उसके लिए राइडर्स हायर किए थे, वो लोग हायर किए थे जिनकी पेंडेमिक्स में जॉब्स चली गई थी। घर में डेली बेसिस पे खाना बनता तो है, तो अगर हम इसी तरह से 2 डब्बे या 3 से 4 डब्बे एक्स्ट्रा बनाकर लोगों को भेजना शुरू कर दें, उनकी मदद करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और हम बहुत से लोगों के काम आ सकते हैं। कौन चाहता है कि मैं या तो बीमार हो जाऊं या मैं खुदा न खास्ता इस तरह की मर्ज़ में मुब्तला हो जाऊं जिसका कोई इलाज भी ना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कोऑर्डिनेशन की थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट, उन सब ने बाकायदा से जो SOPs के मुताबिक मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र और इवन किट्स, ये सारे प्रिकॉशंस हमने किए। अगर हम भी घरों पर बैठ जाते तो फिर मैनेजमेंट कौन करता, फिर वो खिदमत लोगों की कौन करता, फिर लोगों को फूड कौन पहुंचाता, राशन कौन पहुंचाता, एहसास प्रोग्राम को कौन चलाता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कौन देखता, डिस्ट्रिक्ट कोयटा को कौन देखता। इन लोगों की सारे जितने भी काम हैं वो तो किसी ना किसी ने देखने थे, इसलिए हमारा घरों में बैठना इम्पॉसिबल था। कोरोना को कवर करने में हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे पुलिस, हमारे पाक आर्मी, हमारे FC के जवान और इसके साथ साथ हमारे PDMA के लोगों ने कोरोना को कवर करने में बहुत बड़ा साथ दिया। और यकीनन ये सारे लोग ख़ुद भी इससे जो है वो मुतासिर हुए। हमारे जो DC और AC साहिबान थे वो इसी तगोदों में कि कोरोना को मात देनी है, वो भी इसका शिकार हुए। मैं चूँकि वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स को ही देख रहा था, आइसोलेशन सेंटर्स को, हॉस्पिटल्स को, तो डेफिनेटली मुझे ख़दशा और ज़्यादा था कि यार वहाँ पे चूँकि पॉजिटिव पेशेंट्स मौजूद हैं तो उनके साथ यकीनी तौर पर इंटरेक्शंस भी होगी। ये भी ख़दशा होता था कि यार खुदा न खास्ता आपकी वजह से किसी और को हो जाए, स्पेशली घर में, जो कि बाद में बिल्कुल हुई भी कि मैं पॉजिटिव हुआ, मेरी वजह से घर वाले भी पॉजिटिव हो गए। तकरीबन कोई 17-18 बंदे उसमें पॉजिटिव हो गए। तो मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसके दौरान भी सेल्फ आइसोलेशन से मैं जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स थे हमारे साथ और जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे थे वो मैं फ़ोन के थ्रू वहाँ पे चला रहा था। इब्तिदाई दिनों में तो कोरोना को हम कोई मरज़ नहीं समझते थे, बल्कि हम इसको ऐप समझते थे। और अगर कोई मास्क लगा के किसी के पास चला जाता था तो वो ये समझता था कि यार आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया, और हाथ मिलाने पे ज़बरदस्ती इसरार करते थे कि हाथ मिलाओ यार, कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इस रवैये की वजह से हमने बहुत से अपनों को खोया। चूँकि हमारे पास डेली रिपोर्ट्स आते हैं, DSR आते हैं, अभी भी हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट डेली की बुनियाद पे आ रहे हैं। दो कि उसका रेशो बहुत कम हो गया है, जो हमारी परसेंटेज थी वो बहुत कम हो गई है, बट स्टिल ख़तरा अभी टला नहीं है। सोसाइटी को अभी चाहिए कि हम इस टाइम जबकि रेशो कम हो चुका है, हम इस वबा से अपने आप को छुड़ा दें। वो किस तरह पॉसिबल है कि हम जो WHO या जो हेल्थ डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, जो SOPs है, हम अभी फॉलो करें उसको, ताकि हम इस वबा से हमारी जान छूट जाए। इसी में हमारी भलाई है, हमें इसी में हमारी सोसाइटी की भलाई है, इसी में हमारे कोयटा, बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान की भलाई है कि हम महदूद रहें और महफूज रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफी सीनियर तज्जियाकार मलिक आफ्ताब साहब ने। तो इनसे हम बात करते हैं पीडीएम जलसे के हवाले से। पीडीएम ने का कहना है कि हमने तो बड़ा कामयाब तरीन जलसा किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से फ्लॉप तरीन शो इसको करार दिया। तो इसी पर ही हम बात करते हैं, पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं। ये क्या कहें मलिक आफ्ताब साहब, बताइएगा। पीडीएम ने तो जलसा कर दिया, 11 जमातें एक प्लेटफॉर्म पर थी, लेकिन वो डिलीवर ही नहीं कर पाए जो दावे किए थे इन्होंने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, प्यारे पाकिस्तानियों, बात यह है ईद मंथ के जो जलसा है वो उसको जो है ना एक बड़ा अच्छा खासा जलसा हुआ है। जो गैर जानबदार हल्के हैं वो उसको बहुत कामयाब जलसा करार दे रहे हैं। जी आपको शायद पता हो कि रोज दुनिया न्यूज के एक रिपोर्टर ने ये कहा कि जी 50,000 लोग जो है वो अंदर हैं और 20,000 लोग बाहर हैं। जी उसने जब बीपर पर अपने वो उनको बताया तो वहां पर अपना वो गिल साहब बैठे हुए थे, शहबाज गिल साहब। उन्होंने काफी सारी उनकी धुलाई कर दी कि ये क्या बात कर रहे हैं। चलो उसको भी छोड़े, मीडिया चूंकि कंट्रोल था। उसके अलावा आप देखें कि आप कल की जो है वो बीबीसी की रिपोर्ट देखें, अल जजीरा की रिपोर्ट देखें। अल जजीरा और बीबीसी दोनों ने कहा है कि ये बहुत बड़ा कामयाब जलसा था। जी जी। दूसरी बात यह है कि देखें कि हालात कितने थ्रेट कितने थे। एक तो थ्रेट ये था कि जनाब यहाँ पर कोई दहशतगर्दी हो सकती है। बिल्कुल, उससे चंद रोज कबल वो दहशतगर्द भी गिरफ्तार किए गए थे उधर शादरा के इलाके से। हाँ जी। दूसरा थ्रेट ये था कि कोरोना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सख्त तरीन मौसम था। इन तमाम चीजों के बावजूद जिसको बहुत बड़ा जलसा करार दिया जा रहा है। जी जी। ये छोटा जलसा नहीं था। जो गैर जानबदार मीडिया है, अल जजीरा और बीबीसी की रिपोर्ट सुने, वो देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। जी जी। यहाँ पर तो मीडिया सारा कंट्रोल हुआ था। आप जो डेली अखबारात है वो देखे, फर्स्ट और बैक पे सारा जो है ना वो इश्तिहारात से भरा हुआ था ताकि इसकी खबर न लगाए। जी जी। तो ऐसे हालात में जो है ना ये तो वो नहीं है, देखना तो चाहिए गैर जानबदार हल्के क्या कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। जी जी जी। तो ये जलसा बहुत अच्छा था, बड़ा कामयाब था। और फिर इस जलसे के हवाले से ये जो इन्होंने लाया अमल तैयार किया है कि ये इस्तीफे कब देंगे, लॉन्ग मार्च कब होगा, और इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे और ये जो लॉन्ग मार्च जाएगा इस्लामाबाद, इसके नतायज लॉन्ग मार्च के ऊपर नजर आएंगे। मलिक आफ्ताब साहब, आपसे कबल हमारी बात हो रही थी, आरिफ भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया था, जैन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। उनका कहना यह कि ये जो जलसा था लाहौर में, जो जलसा हुआ पीडीएम का, 11 सियासी जमातें वो जो डिलीवर करना चाहिए था वो कर ही नहीं पाई, और जलसा उनकी नजर में फ्लॉप तरीन शो उन्होंने भी इसको करार दिया। नहीं, ये देखे ना, मैं कहता हूँ कि आरिफ भट्ट साहब का एक अपना तजिया है, वो अपना नजरिया है, उनका अपना एनालिसिस है। देखना तो ये है कि गैर जानबदार जो लोग हैं, ये गैर जानबदार मीडिया जिनका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बीबीसी है या अल जजीरा है, उनका तो किसी पार्टी के साथ कोई वास्ता राब्ता नहीं है। आप कल की रिपोर्ट उनकी देखें, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा कामयाब जलसा था। तो ये आपको पता ही है ना, मैंने मिसाल दिया कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया गया। रोज ना दुनिया न्यूज के नुमाइंदे ने क्या रिपोर्ट दी और शहबाज गिल उस पर कैसे बरम हुए। तो ये बातें जो है ना गवर्नमेंट की, और वो दूसरा फिर गवर्नमेंट ये देखे कि उस जलसे को नाकाम ना दिखाने के लिए क्या सारे बुजरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब उनके पीक आवर्स थे। जी जी। ताकि लोग उनको ना सुन सके, ताकि वो लोगों की जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट हो सके। लोगों को जो एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन चाहिए जलसे से, हर एक एक्साइटमेंट थी कि जलसा कैसा जा रहा है, तो हर आवाम की भी ये ख्वाहिश थी कि वो उनको ज्यादा से ज्यादा वो नॉलेज मिले कि जलसा कैसा जा रहा है, जलसा कामयाब है या नाकाम। देखे ना, जलसा जो है ये जलसा मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये जलसा कामयाब रहा। तमाम सख्त मौसम के बावजूद, तमाम कोरोना के थ्रेट के बावजूद ये इतना बड़ा जलसा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यही जलसा अगर नॉर्मल मौसम में होता शायद इससे 3 गुना बड़ा भी हो सकता था। जी जी। अच्छा मलिक साहब, बात है कि अगर ये निकली जो 11 जमातें इनका इकट्ठ है, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं, इनका मकसद सिर्फ ये कि हुकूमत को गिराना है, लेकिन इनका मकसद ये कि हुकूमत को गिराना है, ये लॉन्ग मार्च के लिए निकलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये आवाम की आवाज को बुलंद करते, महंगाई के खिलाफ अगर ये सड़कों पर आते, आवाम की आवाज बनते, तो शायद जो हालात कुछ और होते तो आवाम इनको सपोर्ट करती है।
नहीं, वो देखे ना कि इनकी स्पीचेस में क्या 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 किस स्पीचेस में क्या है कि जनाब मुल्क की मशतबा होगी, महंगाई अरूज पर है, गरीब लोग बेरोजगार होंगे, ये सारी बातें उन्होंने जलसे में कही हैं और इसी वजह से लोग आ भी रहे हैं, लोग मुतहर्रिक भी तब हैं। देखो एक बात है, अगर अवामुन्नास जो है वो सुख चैन की नींद सो रहे हों तो वो कभी जलसों में नहीं जाते, कभी वो तहरीकों का हिस्सा नहीं बनते। असल महरकात ये है कि अवाम को जो है ना दुखी है, अवाम जो है वो सुख की नींद नहीं सो रहे, अवाम परेशान है, अवाम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इसलिए अवाम जाते हैं। आप जरा देखिए मलिक साहब, अगर हम तारीख के तनाजुर में जब हम जाते हैं, पिछली हुकूमतों की जब हम बात करते हैं, हुकूमत जब भी कोई भी सियासी जमात है, अब किसी भी सियासी जमात के, इसमें आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी मेंशन कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेंशन कर सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मेंशन करते हैं, लेकिन इक़्तिदार से पहले बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं, अवाम की फलाह की बात की जाती है, अवाम की आवाज की बात की जाती है, अवाम को रोजी रोटी रोटी कपड़ा और मकान की बात की जाती है, लेकिन जैसे ये इक़्तिदार में आते हैं लेकिन वो वादे मुकम्मल तौर पर फरामोश कर देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज का भी यही हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है और मौजूदा तब्दीली सरकार का भी यही हाल है। लेकिन मौजूदा तब्दीली सरकार है, इन्होंने तो वादों से इनहराफ की जो है ना वो तो एक सेंचुरी मुकम्मल कर दी है, बल्कि सेंचुरी से भी ऊपर। इन्होंने तो एक वादा भी पूरा नहीं किया। चलो दूसरी जो बातें थी वो वादे करते थे, को 50% 40% उसको पूरे भी करती थी, इन्होंने तो एक वादा भी पूरा नहीं किया। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि 11 जमातों ने मिलकर ये जलसा किया, बिल्कुल एग्जैक्टली। दूसरी जमातों का तो यहाँ पर कोई है ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। ये केला मुस्लिम लीग नून का ही जलसा था। जी जी, 11 जमातों का कोई तलक नहीं है। बलोचिस्तान से कौन लोग आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से कौन आया है, ये इंटायरली मुस्लिम लीग नून का ही जलसा था, दूसरी जमातों का यहाँ पर कोई वो नहीं था। तो ये सिर्फ यही है कि 11 जमातें, हाँ ये कह सकते हैं कि 11 लीडर जो है ना वो मौजूद थे। नहीं, लेकिन ये देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो जलसे में शिरकत की, तो जाहिर बात है उनके जो हामी थे वो भी तो तशरीफ लेकर आए थे मुख्तलिफ शहरों से। उनके हामी थे खैबर का पख्तूनख्वा में या डेरा इस्माइल खान में या बलोचिस्तान में, वहां से तो कोई नहीं आया। उनके साथ वही है जो उनके गार्ड थे। जी हाँ, उनके जो साथ उनको सपोर्टर थे, उनको कहते हैं जी मदरसों के लड़के या दूसरे तीसरे, वो तो कोई भी नहीं आया। उनके जो असल सपोर्टर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में ही है। आप मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा से कौन से बड़े जुलूस आए हैं जिनमें से वो लोग आए हैं? अच्छा, हुकूमत कहती है, हुकूमत ने तो ये कह दिया कि लाहौरियों ने अपोजिशन के जलसे को मुस्तरद कर दिया। नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप इससे एग्री नहीं करते? और दूसरा पीडीएम जलसे के हवाले से, पीडीएम जलसे के खिलाफ जो कि एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, उसमें 2 दफात लगाई गई है। एक तो तोड़फोड़ की दफात लगाई गई है और कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से ये 2 दफात लगाई गई जो पर्चे उन पर दर्ज हुए हैं अपोजिशन पर। जी, ये दफात को नहीं तोड़ी है, ये उन्हें मुकदमा बनाने ही थे, बनते रहे, पहले भी बनते रहे। इमरान खान साहब पर कितने मुकदमात बने, मफरूल भी रहे कि किसी ने गिरफ्तार भी नहीं किया। तो ये जो एक सिस्टम का हिस्सा है, जो भी आदमी बरसरेदार होता है वो इस तरह के हथकंडे करता रहता है। जी हाँ। इसमें अच्छा मलिक साहब, यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा। आप अपोजिशन जमातों की बात करते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी खिताब किया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी खिताब किया और मरीम नवाज साहिबा ने भी जलसे से खिताब किया। और बिलावल जरदारी साहब ने जो खिताब किया था, उन्होंने कहा था हम इस्तीफे छीन कर लेंगे। तो क्या अपोजिशन इसमें कामयाब हो जाएगी? देखिए, एक बात कल के जलसे में बड़ी क्लियर हुई है कि सारी जमातें एक पेज पर है, इनमें कोई दरार नहीं है। बिलावल भुट्टो दूसरे तीसरे ये सब इस्तीफे देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इसमें कोई वो नहीं है, ना फ्रिक्शन है ना कोई दरार है। ये सारी जमातें इकट्ठे हैं। उन्होंने कल अलामिया भी साइन कर लिया है कि जिस पर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है, उसमें यह भी है कि इस्तीफे भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, धरना भी देंगे। ये सारी चीजें वो जो कल उन्होंने साइन की हैं उसमें ये चीजें सारी चार्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से उन्होंने वो दस्तखत किए उस पर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं, अब यहाँ पर हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि अपोजिशन करप्ट टोला है, ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन अपोजिशन कहती है हमने इनसे कोई एनआरओ नहीं मांगा। आपकी नजर में ये एनआरओ में किस हद तक सदाकत है? देखिए, ये सदाकत इसमें इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट के पास एनआरओ देने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कानून मौजूद नहीं है, ये दे ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है। मुझे बता दें, वो गवर्नमेंट अपोजिशन कई बार कह चुकी है, पार्लियामेंट में कह चुके हैं, बताओ वो बंदा किसने तुमसे पार्लियामेंट एनआरओ मांगा है, ये उसको क्यों नहीं सामने लाते? फिर
अगर अपोजिशन मांग रही है तो कोई सबूत तो दे ना कि अपोजिशन का फलां बंदा हमारे पास आया था जी एनआरओ मांगने के लिए। ना ये मांग रहे, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे को गुंजाइश है कि ये एनआरओ दे सकते हैं। हमेशा डिक्टेटर जो दौर में हुए, जब भी किसी जमहूरी में दौर में बताया कि किसी ने एनआरओ दिया हो या दे सकता हो या कानून में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद हो। मलिक आफ्ताब साहब, ये तमाम तर तनाजुर में, तमाम तर जो मुल्क की इस वक्त सियासी हालात है, मुल्की हालात है, मुआशी हालात है, अब तमाम तर हालात को अगर आप जायजा लेते हैं, आप क्या समझते हैं मुल्क जो तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, यकीनन ये अगर तहरीक जो है ना ये जोर पकड़ती है, इस्लामाबाद में धरना होता है और फिर ये वहां पर रेड जोन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और कोई बड़ा मिस हैप अगर हो गया तो ये मुल्क में बहुत बड़ी अनारकी फैलाएगा, बहुत बड़ी तबाही आएगी। इसका अल्टीमेटली आप देख लेना, जब ये इस्लामाबाद जाएंगे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, चाहे वो तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करे, चाहे गवर्नमेंट करे या कुछ करे, इसका सोल्यूशन निकल आएगा। ये उस स्टेज तक नहीं जाएगा। अगर उससे पहले अगर मुज़ाकरात कर लिए जाए, आपके नजर मुज़ाकरात का कोई रास्ता है? कर लीजिए, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, कोई इन हाउस चेंज हो सकती है, कुछ दरमियानी हो सकता है, कुव्वतें दूसरी जो है, लेकिन हुकूमत भी बजीद है और इसके अलावा अपोजिशन भी बजीद है। वो सारे बजीदी होते हैं। जब तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करती है ना तो जिलशिद कोई भी नहीं करता, फिर वो सारे उस तीसरी कुव्वत की माननी पड़ती है जी। तो ये जब जाएंगे तो देख लेना कि तीसरी कुव्वत मुदाखलत करेगी और ये मामला सेटल हो जाएगा। और इसका मतलब फरवरी में आप देख रहे हैं कि धरना और लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज हो जाएगा? बिल्कुल आगाज होगा। और ये भी आप बात नोट कर लें, मेरी बात को रिपीट कर लेना बशर्त जी, ये इसका कोई सोल्यूशन निकल आएगा, कोई तीसरी कुव्वत मुदाखलत करेगी और ये मामला हल हो जाएगा। तो सोल्यूशन का कोई आइडिया, क्या सोल्यूशन निकल सकता है? हाँ जी, सोल्यूशन कोई आइडिया, कोई ऑब्जर्वेशन आपकी? यही है कि इस्तीफे की सूरत जो है कम अज कम जो है ना, जो कम अज कम है ना, वो यही है कि इमरान खान जो है ना इस्तीफा दे दे। चलो ठीक है जी, बेशक ना जाए, लेकिन कम अज कम जो इसका जो कमजोर तरीन पहलू है वो यही है, कम अज कम इमरान खान इस्तीफा दे दे। चलें ठीक है जी। मलिक आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय का और आपकी ऑब्जर्वेशन का पीडीएम के जलसे के हवाले से। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमने गुफ्तगू की पीडीएम के जलसे के हवाले से, जो तज्जियाकारों ने अपनी राय दी है, कुछ की नज़र में ये जलसा कामयाब तरीन था और कुछ की नज़र में ये जलसा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप था। और ओवरऑल अगर बीइंग अ पाकिस्तानी सबकी ख्वाहिश ये कि मुल्क में कोई भी हुकूमत हो, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उसको बरकरार रखनी चाहिए। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। जैसा यहाँ पर ज़ैन खान साहब ने जो सजेशन दी थी कि लोकल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाएगा, लोकल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी इकॉनमी मजीद बेहतर होगी। और जिस तरह मलिक आफ्ताब साहब ने जिक्र किया कि अगर ये लॉन्ग मार्च के लिए अगर निकलते हैं, ये लॉन्ग मार्च का कभी इम्कान है, अपोजिशन की जानिब से लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं, रेड जोन क्रॉस करते हैं, लेकिन उस सूरत में कोई तीसरी कुव्वत दरमियान में आ सकती है और दोनों के दरमियान अफवाह व तफहीम से कोई ना कोई मसले मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क इस तरफ ना जाए, कोई भी चीज़ हो वो अफवाह व तफहीम से ही होनी चाहिए। और अपोजिशन को भी इस हवाले से बजाय इसके कि लॉन्ग मार्च करें, धरने दें, एक प्लेटफॉर्म पर मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें, तो बहुत से हल निकल सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। तो इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।